गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या प्रशासनिक उपक्रम, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड ट्रिब्यूनल्स। भारत बैंक वर्सेस भारत बैंक एम्प्लॉयज 1950. Supreme Court decided the meaning of the administrative tribunals, which means tribunals constitute under the jurisdictions of Supreme Court under Article 136 of the Constitution of India. भारत बैंक बनाम भारत बैंक कर्मचारी 1950 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकरणों के अर्थ निर्धारित किया, जिसके अनुसार प्रशासनिक अभिकरणों से अभिप्राय ऐसे अभिकरणों से है जिन पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त होती है। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन कैसे होता है? अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 3 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में बी क्रिएटेड। 1985 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के गठन के लिए 3 प्रकार बताए गए हैं। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट लेवल पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। केंद्र के स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राज्य के स्तर पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिकरण और संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिकरण। इट्स कंस्टेंट ऑफ 1 chairman, 1 vice chairman and other members approved by appropriate government. They are appointed by President, advice of Chief Justice of India और गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इसके गठन में इनका गठन एक अध्यक्ष अपॉइंट होता है, एक उपाध्यक्ष अपॉइंट होता है और अन्य सदस्य मिलकर ट्रिब्यूनल्स का गठन करते हैं, जिन्हें समुचित सरकार द्वारा चुना जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और अगर राज्य स्तर पर अगर इसका अपॉइंटमेंट किया जाना है तो ऐसी स्थिति में राज्य की दशा में राज्यपाल के परामर्श की आवश्यकता जरूरी मानी जाती है। फिर है द मेंबर्स आर जुडिशियल and administrative background and are appointed for a term of 5 years and age limit whichever is earlier. सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें स्टेट ट्रिब्यूनल्स और केंद्रीय ट्रिब्यूनल्स में जो होते हैं, जो मेंबर्स जो होते हैं वो प्रशासनिक भी हो सकते हैं और न्यायिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है या आयु सीमा तक चुना जाता है। जो आयु सीमा है अगर 5 वर्ष से पहले पूर्ण हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आयु सीमा के आधार पर उनका टर्म देखा जाएगा। अगर आयु सीमा कम है तो 5 साल तक वह अपने पद पर कार्य करते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए आयु सीमा जो है निर्धारित की गई है 65 ईयर। द एज लिमिट फॉर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इज 65 years of the age and for other members it's 62 years. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए 65 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और अन्य सदस्यों के लिए 62 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। डिफरेंस बिटवीन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में क्या डिफरेंस है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायालयों में क्या डिफरेंस है? इनमें क्या अंतर है? इसमें जो फर्स्ट अंतर है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इज जनरल बट जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल इज स्पेसिफिक नेचर। न्यायालयों की अधिकारिता सामान्य होती है परंतु अधिकरणों की अधिकारिता विशिष्ट प्रकृति की मानी जाती है। तो सामान्य तौर पर न्यायालय जो होते हैं वह सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि न्यायाधिकरण जो होते हैं विशिष्ट प्रकृति के होते हैं या स्पेसिफाइड नेचर के होते हैं। दूसरा है कोर्ट्स आर जनरली बाउंड टू एविडेंस एंड प्रोसीजर लॉ while tribunals are not governed by evidence or procedure law. न्यायालय सामान्यतः साक्ष्य व प्रक्रिया संबंधी विधियों से आबद्ध होते हैं, जबकि न्यायाधिकरण जो होते हैं सामान्यतः साक्ष्य व प्रक्रिया संबंधी नियमों से प्रशासित नहीं होते हैं। तो न्यायालय जो होता है इसमें सामान्य तौर पर जो होता है प्रक्रिया व साक्ष्यों के आधार पर विधियों से प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य होता है, जबकि ट्रिब्यूनल्स जो कोर्ट्स होते हैं उसमें साक्ष्य व प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन या उनकी प्राशस्ति नहीं होती है।
फिर थर्ड जो डिफरेंस है, प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट आर ऑफ जुडिशियल नेचर वाइल प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल नेचर। न्यायालय की प्रक्रिया जो है न्यायिक प्रकृति की होती है, जबकि न्यायाधिकरण की प्रक्रिया जो है अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की शक्ति, बी रामास्वामी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन 1998 एंड जेबी चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 आर द मैटर इन विच कोर्ट इन नंबर्ड पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर फॉलोइंग। इसकी शक्तियां जेबी चोपड़ा बनाम भारत संघ व बी रामास्वामी बनाम डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन मामले में बताई गई है, जो निम्न प्रकार से है। फर्स्ट जो पावर है वो है it can implement or declare constitutional rules, notifications, ordered, extra related to them। ये उनसे जुड़े नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों आदि को लागू व असंवैधानिकता घोषित कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज है वो है इट कैन हेल्प इन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन मैटर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। ये अपनी अधिकारिता में आने वाले मामलों में मूल अधिकारों को प्रवर्तित करवा सकते हैं। इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ इट्स कंटेम्प्ट, अपनी अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। फिर है इट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस, अपने निर्णयों पर पुनः विचार कर सकते हैं। और लास्ट जो है इट कैन पास एक्स पार्ट ऑर्डर, एक पक्षीय आदेश पारित करने के यह अधिकारी माने जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, सबसे पहले है कि ये उनसे जुड़े जो नियम है, अधिसूचनाएं, आदेशों को लागू कर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इनसे रिलेटेड जो भी स्पेसिफाइड नेचर का जो ट्रिब्यूनल है, उनसे संबंधित अगर कोई भी नियम, अधिसूचनाएं व आदेश जो लागू किए गए हैं वो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये अपनी अधिकारिता में आने वाले मामलों में मूल अधिकारों को प्रवर्तित करवा सकते हैं। अपने से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें अगर मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई मैटर है तो उनको प्रवर्तित करवाने के अधिकारी माने जाते हैं। अपनी अवमानना के लिए अगर ट्रिब्यूनल्स की अवमानना की जाती है तो वह अपनी अवमानना के लिए जो भी दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकारी माने जाते हैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स को यह अधिकार होता है। फिर है इट कैन रिव्यू इट्स ऑर्डर, उसको अपने निर्णयों पर पुनः विचार करने का भी अधिकार है। ट्रिब्यूनल्स अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनः विचार करने का भी अधिकारी माना जाता है और इसे एक पक्षीय निर्णय करने का या एक पक्षीय आदेश पारित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। Administrative tribunals owns its origin to Article 323A of Constitution of India, Constitution of Parliament, Administrative Tribunal for adjudication of disputes and complaints which respect the recruitment and conditions of service of a person appointed to the public service and post in connect with the affairs of union and state। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का उदय संविधान के अनुच्छेद 323(1) से हुआ है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को केंद्र व राज्यों के कार्य संचालन के संबंध में लोक सेवा व पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों को निपटारा हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ट्रिब्यूनल्स कोर्ट की स्थापना कैसे होती है, ट्रिब्यूनल्स और उसमें न्यायालय में क्या अंतर है और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की क्या शक्तियां हैं, ये हमने देखी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है।